हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अतुल मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जितने भी लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा मौका है, बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत कम टाइम बचे हुए हैं। और इस क्लास में हम जो है डेली आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर पेपर जो है, मतलब एक पेपर में जो मैथ के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो जिनको भी मैथ की प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल लास्ट मिनट की प्रैक्टिस करनी है, वो भी प्रीवियस ईयर पेपर के साथ में, तो वो लोग जो है इस क्लास के से जो है जुड़ना ना भूलें। ये क्लास आपकी डेली 11 बजे होती है। और जितने भी लोगों को टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन के साथ में कॉन्सेप्ट सीखना है, तो उनके लिए जो क्लास चल रही है वो क्लास चैनल पर जो है 11 बजे चल रही है, 10 बजे चल रही है, क्योंकि 11 बजे तो यही एसएससी जीडी की आपकी क्लास होती है। तो 10 बजे उनके साथ लिए जो है क्लास चल रही है, तो उस क्लास से जो है जुड़ना ना भूलें, जिनको भी जो है टॉपिक वाइज पढ़ना है वो लोग। बाकी जिनको जो है केवल अभी एग्ज़ाम है अगले महीने में फरवरी में 4 फरवरी से, जिनको उसकी प्रैक्टिस करनी है केवल जीडी के लिए, तो वो लोग जो है इस क्लास को तो ज़रूर ही देखें। ठीक है, ये सबसे मस्ट है आपके लिए। इसको अगर आप देखेंगे तो निश्चित ही आपको जो 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाले एग्ज़ाम है उसको आप उनमें जो है आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहीं से आपको डायरेक्ट उठते हुए डायरेक्ट जो है देखने को मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। तो आज हम जो है अपना जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं उसको देखते हैं। तो ये पेपर आज हम जीडी एग्जामिनेशन का कौन सा है, ये डेट होगी इसकी 22/2/2024 की, और जिसमें शिफ्ट थर्ड जो कि 2:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे के बीच इवनिंग शिफ्ट में हुई थी, इस पेपर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो हमारे 20 क्वेश्चन मैथ के आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, उनको हम देखेंगे कि हाँ वो कैसे क्वेश्चन हैं और उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, एग्ज़ाम में जो है किस तरीके से सॉल्व करें कि हमारा जो एग्ज़ाम में अलॉटेड टाइम है उसमें हम इनको सॉल्व करके और अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से सबमिट कर पाएँ। तो चलो हम देखते हैं। बाकी जितने लोगों के भी जो है इसकी पीडीएफ चाहिए वो लोग जो है हमारे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है पड़ी हुई है, व्हाट्सएप ग्रुप की भी है और टेलीग्राम चैनल की भी है, तो वहाँ पर जो है वो लोग जुड़ सकते हैं। वहाँ से पीडीएफ वगैरह जो भी चाहिए आपको मैसेज करेंगे जो भी है, तो वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्लास को आप थोड़ा सा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में, जो लोग जो है एसएससी जीडी के लिए इस टाइम पर क्लासेस ढूंढ रहे हैं उनको प्रोवाइड करवा दीजिए, ये आपका जो है एक दायित्व है। चलो उसके बाद में फिर हम शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है करा कि 22 पुरुष जो है 2 दिन में एक दीवार बना सकते हैं। उसी काम को आधे दिन में, यहाँ पर आधा दिन है, आधे दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हम सीधा सा फॉर्मूला लगाते हैं, M1D1 बराबर M2D2। M1D1 बराबर क्या हो जाएगा, M2D2 हो जाएगा। M1 मतलब 22 आदमी और D1 मतलब कितने दिन तक काम करते हैं, 2 दिन तक काम करते हैं, तो काम खत्म हो जाता है। M2 कितने आदमी करेंगे और D2 दिन तक, तो D2 कितना है, आधा दिन तक, आधे दिन तक काम करेंगे तो काम खत्म होगा। इसी को सॉल्व करेंगे, 22 को 2 से गुणा करेंगे 44 होगा। ये जो नीचे 2 है इधर भी, इससे भी इधर गुणा हो जाएगा, मतलब 44 को 2 से गुणा कर दोगे तो 88 आ जाएगा। मतलब M2 का मान कितना आ गया, 88। कहने का मतलब क्या है कि 88 आदमी अगर जो है आधे दिन तक काम करेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन इसका हमारा आंसर होगा। दूसरा हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर इसके बारे में दूसरे क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, एक मिनट भाई, चलो यहाँ पर करा, यदि कोई वस्तु 20% की हानि पर बेची जाती है तो वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्रमशः अनुपात क्या है। मतलब क्रय मूल्य पहले रखना है, विक्रय मूल्य बाद में रखना है। क्रय मूल्य मतलब होता है सीपी कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य मतलब होता है एसपी सेलिंग प्राइस। यहाँ पर क्रय मूल्य करा 20% की हानि हो रही है, हानि होने का मतलब कि क्रय मूल्य 100 रुपये होगा, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 20% कम हो जाएगा। 100 का 20% 20 ही आता है, तो 100 में से 20 घटा दो, 80 हो जाएगा विक्रय मूल्य। ये हो गया। इनका अनुपात बताना है, 20 से काट दो, 20 पंचे 100 हो जाएगा और 20 चौक 80 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर सीपी और एसपी का अनुपात क्या मिल गया हमको, 5:4 मिल गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 5:4 यही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है। गलती से भी आप 4:5 मत लगाइएगा, विक्रय मूल्य पहले हो विक्रय मूल्य बाद में है, तो सीरियल यहाँ पर जो है देखना है, 5:4 आंसर होगा। इसके बाद में हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है, करा कि 110 लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्रमशः 4:7 है।
पानी और दूध का अनुपात 8:7 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो यहाँ पर जो पानी पहले लिखा गया और दूध बाद में लिखा गया है, तो पानी मतलब वाटर पहले हो जाएगा और इसके बाद में दूध यहाँ पर बाद में हो जाएगा, मतलब मिल्क जो है बाद में हो जाएगा। और फिर यहाँ पर इनका अनुपात क्या दिया गया, इनका अनुपात दिया गया 4:7 का। 4 और 7 अगर आप जोड़ लोगे तो कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। इसे 11 का मान कितना दिया गया, 110 लीटर, तो 11 का मान 110 लीटर हो जाएगा। 1 का मान कितना आ जाएगा, 10 लीटर। मतलब कि जो पानी है ये कितना होगा, 4×40 लीटर हो जाएगा और दूध कितना रहेगा, 70 लीटर रहेगा। 70 लीटर दूध रहेगा। अब कह रहा है इस अनुपात को हमें क्या बनाना है, 8:7 बना लेना है। इस अनुपात को हमें क्या कर देना है, 8:7 बना देना है। देखो 7 अनुपात पहले दूध भी था और 7 अनुपात अभी भी दूध है, मतलब अभी पहले भी 70 लीटर था और अभी भी कितना रहेगा, ये 70 लीटर ही रहेगा। अगर ये 70 लीटर, ये 7 का मान 70 लीटर है तो 8 का मान कितना हो जाएगा, 80 लीटर हो जाएगा। 8 का मान क्या हो जाएगा, 80 लीटर। अब देखो दूध, सॉरी यहाँ पर पानी पहले कितना था, पानी पहले था 40 लीटर और अब कितना हो गया, 80 लीटर हो गया। तो कितना हमने यहाँ पर पानी जोड़ा, 40 लीटर पानी और मिलाया है। इसका मतलब 40 लीटर हमने पानी और मिलाया है, तो यही 40 लीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि कह रहा है कि कितना पानी मिलाना है, तो पानी कितना मिलाया जाएगा, 40 लीटर पानी मिलाया जाएगा। तो अनुपात क्या बनेगा हमारा, 8:7 का बन जाएगा। चलो इसके बाद में फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया। कह रहा है एक व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। यदि वह 20% की छूट देता है तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या करेगा, क्रय मूल्य से 50% ज़्यादा लिख देगा वो। यानी कि अगर सीपी जो है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा, वो कितना उस पर लिखेगा, 50% ज़्यादा लिखेगा। 100 का 50% 50 ही आता है, मतलब 150 रुपये लिख देगा वो। उसके बाद में फिर क्या करेगा वो, कह रहा है 20% की छूट देगा। 150 का अगर आप 20% निकालोगे तो देखो कितना आ जाएगा, ये 0 कट जाएगा, दोनों ये कट जाएगा, 15 दूना 30 आएगा। मतलब कि यहाँ पर 150 रुपये में 30 रुपये की छूट देता है। 30 रुपये की छूट देगा तो 150 का सामान कितने में बेचेगा, 120 रुपये में बेचेगा। 120 रुपये क्या हो गया, इसका विक्रय मूल्य हो गया। इसको हम मिटा देते क्योंकि हमने यहाँ पर जो है केवल 20% निकाला है। तो 120 रुपये में अगर ये बेच रहा है तो यहाँ पर हमसे पूछा गया उसका लाभ या हानि कितनी होगी। देखो 100 रुपये का इसने सामान खरीदा था और 120 रुपये में सामान को बेच रहा है, मतलब लाभ ही तो हो रहा है, फायदा ही तो हो रहा है 20 रुपये का। 20 रुपये का फायदा हो रहा है यहाँ पर। तो 20 रुपये का अगर फायदा हो रहा है तो कितने पर ये फायदा हो रहा है, 100 रुपये पर। परसेंट में चेंज करना है तो फिर 100 से गुणा कर दो, या फिर आपको ध्यान भी रखना है कि 100 रुपये पर जितना परसेंट मतलब जितने रुपए का परसेंट निकालेंगे उतना ही परसेंट भी आएगा। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 20% प्रॉफिट होगा। यहाँ पर लाभ हो रहा है, 20% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है 20% प्रॉफिट का। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद में फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर का। 5 नंबर क्वेश्चन हमें यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन से दिख रहा है, मतलब इसको हमें सॉल्व करना है। अगर इसे हमें सॉल्व करना है यहाँ पर तो हम देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं। 4500 को 9 से भाग कर दो, इसको 9 से भाग करोगे 9 पचे 45 मतलब 500 आ जाएगा। और प्लस 1800 को 2 से गुणा कर दो, ये बन जाएगा 3600। और माइनस 310 को 7 से गुणा कर दोगे, 7 2100, 7 दाम 70 मतलब 2170 आ जाएगा। 500 के साथ में आप 3600 को जोड़ लोगे तो ये बन जाएगा 4100 और माइनस 2170 बन जाएगा। तो 4100 में से अगर आप 2100 घटा देते हो तो 2000 बन जाएगा। और उसके बाद 70 और माइनस कर देंगे तो कितना बनेगा हमारा, 1930 बनेगा। यानी कि 4100 में से आप 2170 को घटाओगे तो कितना आएगा, 1930 आएगा, जो कि हमें पहला ऑप्शन दिया गया है। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपको इसका पता चल गया कि 1930 है। चलो इसके बाद में फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का। देखो भाई 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, पी का 35% क्यू के 60% के बराबर है और क्यू जो है पी का Z/3% है। तो Z का मान क्या है ये हमें बताना है। तो पहले पी का 35%, 35 और परसेंट ये किसके बराबर होगा, क्यू के 60% के बराबर होगा। क्यू के 60% के बराबर होगा। परसेंट से परसेंट तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी यहाँ पर आ जाएगा P/Q और बराबर क्या बन जाएगा, 60/35 बन जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे 5 से मान लो काट दो, 5 से काटेंगे तो 12 पंचे 60 और यहाँ पर 5 7 35 मतलब P का मान 12 आ गया
और क्यू का मान कितना आ गया, 7 आ गया। अब आगे हमसे बोल रहा है, कह रहा है जो क्यू है ये पी का कितना है, क्यू जो है पी का Z/3% है। क्यू मतलब जो 7 है ये क्या है, पी का कितना परसेंट है, पी का Z/3% है। तो पी मतलब 12 का Z/3%, तो Z और बटे 3 कर लो, परसेंट का मतलब गुणे 1/100 होता है। इस पूरे को अगर हम सॉल्व करेंगे, 3 से 12 को काटेंगे 4 आएगा, और 4 से 100 को काटेंगे तो 25 आ जाएगा। अब Z को 1 से गुणा करोगे इधर तो Z बनेगा, और बाकी 25 को 7 से गुणा कर दोगे 175 आ जाएगा। तो Z का मान हमें कितना मिल गया, 175 मिल गया। यही आंसर हो जाएगा क्योंकि हमसे Z का मान पूछा गया था। तो Z का मान कितना, 175 है। तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद में फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर का। 7 नंबर क्वेश्चन भी हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना है, भाग करना है, और फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ, क्योंकि ब्रैकेट वगैरह कहीं पर है नहीं। तो ये 49 गुणे 4 और बटे भागे 28 है, तो इसको हम लिख लेंगे 49 गुणे 4 और भागे 28 है, तो इसको कर लेंगे बटे 28। और प्लस यहाँ पर क्या है, 56/7 है, तो सॉरी 56 भागे 7 है, इसको 7 से भाग कर देंगे, 56 को 8 आ जाएगा। इसकी जगह पर हमें क्या मिलेगा, 8 और 8 गुणे 8 बन जाएगा, मतलब ये 8 गुणे 8 बन जाएगा। और माइनस है 784 भागे 28 है, इसको लिख लो 784 बटे 28 कर दो। चलो इससे कर देते हैं। और प्लस यहाँ पर क्या है, 14 गुणे 2, तो ये भी 28 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो 28 पहले 4 से काट देंगे, 28 को 7 बार में कटेगा, और 7 से 49 को काटेंगे तो 7 आएगा, मतलब यहाँ पर बन गया 7। और प्लस 8 को 8 से गुणा कर दोगे तो 64 बन जाएगा। और माइनस देखो 28 का जो स्क्वायर होता है वही 784 होता है, 28 को 28 से गुणा करोगे तब भी 784 आएगा। तो माइनस में 28 आ गया, और प्लस में 28 और भी दिया गया। ये माइनस है प्लस दोनों कैंसिल हो जाएगा, 64 में 7 जोड़ लो बस, तो 64 और 7 कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। 64 में 7 जोड़ेंगे 71 आएगा। तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है यही इस वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद में फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर का। 8 नंबर क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि एक कार अपने निर्धारित समय से 42 मिनट पहले चलना शुरू किया, ठीक है, लेकिन 210 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी करनी पड़ी। कार की सामान्य चाल कितनी है ये हमें बताना है। कहने का मतलब क्या है कि अपनी चाल को जो है, यानी कि इसकी चाल अगर x रही होगी तो चाल क्या कर लेती है, x माइनस 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेती है। तो अगर चाल को कम करेगी क्या होगा, समय ज़्यादा लगेगा। तो ये पहले चली है, इसी वाले समय को पूरा करना है इसको। तो 210 किलोमीटर की दूरी को अगर कम चाल मतलब x माइनस 10 से चलती है, और एक बार इसी 210 किलोमीटर की दूरी को x की चाल से चलती है, तो दोनों जो टाइम है इसका डिफरेंस कितना आएगा, यही 42 मिनट आएगा। 42 मिनट को घंटे में चेंज कर दो तो 42/60 बन जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। चलो 210 पहले हम कॉमन कर लेंगे। 210 यहाँ से हमारा कॉमन हो गया, तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा 1/x माइनस 10 और माइनस 1/x। इसको तिरछा गुणा करोगे तो आएगा x माइनस x, और ये प्लस 10 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इस माइनस से इसमें गुणा होगा। नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा x इंटू एक्स माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 42/7। इसको चाहो तो आप काट दो 6 से, तो 6 7 42 हो जाएगा, और 6 से काटेंगे 6 दाम 60 बन जाएगा हमारा, ठीक। अब ये हमारा यहाँ पर 7/10 आ जा रहा है। और देखो क्या हो रहा है यहाँ पर जो है, देखो ये x जो है इस x से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, 210 को इस 10 से गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 2100, और बटे यहाँ पर होगा x इंटू एक्स माइनस 10 बराबर होगा 7/10। 7 से 2100 को काटेंगे 300 आ जाएगा। यहाँ पर बनेगा एक, तिरछा गुणा कर दो, 10 से 300 में गुणा होगा तो ये बन जाएगा 3000 बराबर होगा x इंटू एक्स माइनस 10। अब यहाँ पर हम x का कोई ऐसा मान रखेंगे कि हमें देखो x का ही मान निकालना, चाहो तो आप ऑप्शन से भी रख सकते हो, चाहो तो ऑप्शन से भी रख सकते हो या फिर वैसे ही गेस कर लो। तो x का मान लो यहाँ पर आप कितना रखोगे, 40 तो रखोगे नहीं पहला ऑप्शन, क्योंकि 60 रखोगे। 60 अगर यहाँ पर रखोगे, क्योंकि दो संख्याएं हमें ऐसी लेनी है जिनका गुणा जो है 3000 आता हो। तो हमें ऐसे पता है कि 6 पंचे 30 होता है, 60 को 50 से गुणा करेंगे तो 3000 जो है आ जाएगा। मतलब इस x का मान अगर हम 60 रख लें तो इसका मान भी 60 होगा, और 60 में से जब 10 घटाओगे तो ये बनेगा 50, इन दोनों को गुणा करोगे 3000 आ जाएगा। मतलब x का मान जो है हमारा कितना आएगा, 60 आएगा। हमसे सामान्य चाल पूछा गया, सामान्य चाल क्या है, यही x ही तो है, x ही तो सामान्य चाल है, और x का मान कितना रख रहे हैं हम, 60 किलोमीटर प्रति घंटा रख रहे हैं, तो यही क्या हो जाएगा
हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमें दूसरे ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, और कोई हमारा आंसर नहीं होगा। चलो इसके बाद में फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना 9 नंबर का। तो 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया गया है, कह रहा है कि उस समबाहु त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल हमें यहाँ पर 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो देखो किसी भी समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, मतलब ए, अगर भुजा अगर ए है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, और यही किसके बराबर हो जाएगा, 16√3 के बराबर रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में है ये। तो √3 से √3 काट दो, ए से जो है 4 से जो है 16 में गुणा हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर बराबर कितना बन जाएगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। तो ए का मान कितना आ जाएगा, 64 का वर्गमूल निकाल लोगे 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। भुजा कितनी होगी इसकी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो कि हमें पहले ऑप्शन में दिया गया, हमसे भुजा ही तो पूछा गया है। तो भुजा कितनी रहेगी इसकी, 8 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक भुजा इसकी बराबर भी होगी। चलो इसके बाद में फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर का। यहाँ पर कह रहा है कि 15,000 रुपये पर की धनराशि को 2 वर्षों के लिए 12% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया जाता है, उस धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कभी भी अगर आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो आप ये ध्यान रखना, सक्सेसिव से निकालना सबसे आसान पड़ता है। 12% का यहाँ पर आप सक्सेसिव निकाल लो, यानी 12% को 2 बार लिख करके इसका सक्सेसिव निकालो। तो ये क्या होगा, सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, और प्लस क्या होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे 100 हो जाएगा। बस इतना ऐसे रखना होता है आपको। साल करोगे 12 और 12 जोड़ोगे 24 बन जाएगा, और यहाँ पर इन दोनों को गुणा करोगे 144 आएगा। 144 को 100 से भाग करोगे तो आएगा 1.44। इन सबको जब जोड़ोगे 24 के साथ में 1.44 जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 25.44। ये परसेंट में था तो इसके साथ में भी परसेंट लगा लो, मतलब इतना परसेंट जो है हमें ब्याज मिलेगी। और रुपया कितना है, पूरा 15,000 रुपये है, मूलधन 15,000 रुपये है, तो इसी 15,000 का इतना परसेंट निकाल लो, 25.44% निकाल लो। बस परसेंट का मतलब हो जाएगा बटे में 100। तो सॉल्व करेंगे, दोनों जीरो कट जाएगा, बराबर ये कितना बनेगा, देखो ये 15 गुणे, ये हमारा पूरा बन जाएगा 15 गुणे 1 जीरो से इधर जब गुणा होगा तो ये बन जाएगा 254.4। अब बाकी और गुणा कर लो इसको, तो 15 चौका 60 हो जाएगा, जीरो आ गया अब तो। फिर 15 चौका 60 और 6 66 हो जाएगा, 15 पचे 75 और 6 81 होगा, 15 दूना 30 और 8 38, मतलब 3816 रुपये। 3816 रुपये क्या हो जाएगी हमारी, ये ब्याज हो जाएगी। हमें तीसरे ऑप्शन में दिया गया है, जो कि यही आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद में फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर का। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिख रहा है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले 13 गुणे 12 और 12 गुणे 11 सॉल्व कर लो। 13 को आप 12 से गुणा करोगे, 12 बराबर में 144 होता है, 144 में 12 और जोड़ लोगे तो ये बन जाएगा 156। 156 ये बन के, और 12 को 11 से गुणा करोगे तो 12 गुणे 11 क्या होता है, 132 होता है। और -14 गुणे 15 इसको कर लोगे, 14 पंचे 70 और 14 के 14 7 21, मतलब 210 बन जाएगा ये। और -9 को 13 से गुणा करोगे 117 आएगा, और +19 को 15 से गुणा कर दो तो 15 9 ये 135 हो जाएगा, और 15 के 15 3 18 10 28, मतलब 285 आएगा। तो ये हमारा पूरा इतना बन गया। अब इसके बाद में हम इसको और सॉल्व करते हैं। इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे देखो 6 2 8 बन जाएगा ये, और 5 3 8 हो जाएगा, और 1 1 2, मतलब ये कितना बन गया हमारा 288 बन गया। और यहाँ पर देखो इन दोनों को माइनस वाले को जोड़ लो, या फिर इस प्लस वाले को आगे ले आओ, 285 को आगे ले आओ, और माइनस वाले को जोड़ के पीछे लिख दो। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 2 1 3, मतलब 327 आ गया। तो पहले प्लस वाले को जोड़ लो, 8 5 13, और 8 8 16 1 17 बन जाएगा, 2 2 4 1 5, मतलब 573 आ गया। इसमें से 327 को घटा दो, 13 में से 7 घटाएंगे 6 आएगा। यहाँ पर क्या बचा हमारा, यहाँ पर बचा हुआ 6 में से 2 घटा देंगे 4 आ जाएगा, और 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, मतलब 246 हमारा आंसर होगा, जो कि हमें पहले ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो 246 का पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर का। यहाँ पर हमें दिया गया, कह रहा है 12 संख्याओं का औसत जो है 60 है। यदि प्रथम 5 संख्याओं में से 12 घटा दिया जाए और अगली 7 संख्याओं में 10 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत कितना होगा, ये हमें बताना है। देखो 60 तो औसत पहले से था, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कह रहा है शुरुआत की जो 5 संख्याएं उसमें से क्या कर रहा है, 12 घटा रहा है। तो 12 घटा रहा है, तो एक संख्या में से 12 घटा रहा है, तो 5 संख्याओं में से कितना घट जाएगा, 60 घटेगा, तो 60 माइनस कर दो। और क्या होगा यहाँ पर जो है, कह रहा है अगली 7 संख्याओं में 10 जोड़ रहे हैं।
अगर एक संख्या में 10 जोड़ेंगे तो 7 संख्या में जोड़ने पर कितना बन जाएगा, 70 जुड़ेगा हमारा, 70 जुड़ेगा, 70 यहाँ पर जो है प्लस कर लेंगे। देखो इसमें 60 घटाना है और 70 जोड़ना है, दोनों का मतलब क्या होगा कि 60 घटाओगे 70 जोड़ोगे, उसका रिजल्ट कितना आ रहा है, रिजल्ट इसका 10 आ रहा है। मतलब कि यहाँ पर हमें सीधा 10 जोड़ लेना है बस, क्योंकि 10 प्लस में आएगा तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 10 जो है जोड़ लेना है, 10 जोड़ लेना है। अभी 60 को अलग रखो, देखो इस वाले 60 को यहाँ से मिटा ही देते हैं, इतना रखते हैं बस। 5 संख्याओं में जो है 12 घटाया गया, हर संख्या में से 12 घटाया गया, 5 संख्याओं में से 60 घटाएंगे और 7 संख्याओं में 10 जोड़ रहे हैं तो 70 जोड़ेंगे। इन दोनों का मतलब क्या आ गया, 10 जो है प्लस में आ गया। अगर जो है यहाँ पर 10 प्लस में आ रहा है तो अब यहाँ पर क्या पूछा गया हमसे, करा कि औसत कितना होगा। अब देखो संख्याएं कितनी, 12 संख्याएं हैं, इनका औसत पहले कितना था, 60 था, तो 60 तो रहेगा ही। ये जो 10 आ गए प्लस में आया तो प्लस कर लो यहाँ पर, और कितना हो जाएगा 10, इसको 12 संख्याएं तो 12 में डिवाइड कर दो, 10/12 60 तो ऐसे रहेगा ही, प्लस यहाँ पर क्या होगा 100 को अगर आप 12 से भाग करोगे तो कितना बार जाएगा, 12 × 8 = 96, यानी सबसे पहले 0 बार जाएगा, फिर 12 × 8 = 96 होता है, 8 आ जाएगा, उसके बाद में फिर बचेगा 4, और 4 का मतलब 40 हो जाएगा, 40 को 12 से भाग करोगे तो 3 बार जाएगा, मतलब ये कितना बन जाएगा 60.83, 60.83 हमें दूसरे ऑप्शन में दिया गया है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद में फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर का। ये भी हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो इसको पहले ऊपर वाला सॉल्व करोगे तो 0.5 है पहले, या फिर देखो अगर आपको ये चीज़ें थोड़ा सा नहीं समझ में आ रही है नहीं तो चाहो तो इनको आप बट्टे में भी कर सकते हो, या फिर अभी ऐसे रहने दो। देखो ऊपर 0.5 है, इसको ऐसे रहने दो पहले, और ब्रैकेट को सॉल्व करो, भागे हो जाएगा यहाँ पर। 0.5 को 0.5 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 0.25, 25 होता है। नीचे क्या होगा, नीचे पहले इन दोनों को भाग करोगे तो ये 1 बनेगा, और गुणे यहाँ पर क्या होगा 0.5 पहले से दिया गया। अब देखो जरा ऊपर वाला अगर सॉल्व करना है, आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसको चाहो तो बट्टे में चेंज कर लो, बट्टे में चेंज करोगे तो 0.5 जो है ये क्या बन जाएगा, 5/10 बन जाएगा। जो 25 है ये क्या बन जाएगा हमारा, भाग है यहाँ पर, भागे 0.25 ये क्या बन जाएगा, 25/100 बन जाएगा। और नीचे क्या होगा 0.5 है, इसको लिख लेंगे 5/10 कर लेंगे इसको भी। अब यहाँ पर देखो जब भाग को आप गुणा में चेंज करोगे तो ऊपर तो ये 5/10 ही रहेगा, ये गुणे क्या बन जाएगा 100/25 हो जाएगा। अब ठीक है 100/25 हो जाएगा। जो नीचे का 5/10 है ये भी ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने के बाद में क्या होगा, ये भी उल्टा होगा, 10/5 बन जाएगा। इस पूरे को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये पूरा ये कट जाएगा 10 और ये 0 कट जाएगा। उसके बाद में फिर कितना बचा, 5 से वाला 5 कट दो, 10 को 10 से गुणा करोगे 100 बन जाएगा, 100/25 हो जाएगा। 100/25 का मतलब क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा, हमें पहले ऑप्शन में दिया गया है। चाहो तो आप यहाँ पर कुछ ना करते हुए ऐसे सॉल्व कर सकते थे, यहाँ पर ये था। अब 0.5 को 0.25 से भाग करोगे तो फिर से क्या बन जाता है हमारा, 1/0.5 बनता। यहाँ से जो हमारा क्या बनता, 1/0.5 बनता, और यहाँ पर जो है ये बट्टे में था तो इसको गुणा करते थे, फिर से ऐसे बन जाता 0.5 गुणा करते, 1/, कितना आ जाता हमारा 0.25, और 100 से गुणा कर लोगे तो ये बन जाएगा 100/25। अभी भी कितना आएगा, 4 आएगा। तो आप किसी भी तरीके से इसको जो है कर सकते थे, चाहे इधर से कर लो और चाहे इधर वाला कर लो, तो हमारा जो है आंसर तो 4 ही आएगा, पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद में फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर का। 14 नंबर यहाँ पर कह रहा है कि p का p% जो है 225 है, तो p² का मान क्या है ये हमें बताना है। तो p का मतलब गुणा p% तो p/100, ये किसके बराबर है, 225 के बराबर है। बस हमसे p² पूछा गया, p को p से गुणा करोगे p² हो जाएगा, और बाकी 100 से इधर गुणा करवा दो, बस यही आंसर 22,500। तो p² का मान क्या होगा, 22,500। हमें तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है यही इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर का। 15 नंबर क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया, कह रहा है 28% की छूट के बाद एक वस्तु 1008 रुपये में बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है ये हमें बताना है। 28% की अगर छूट दी जाएगी तो सामान कितने में बेचा जाएगा, 72% में बेचा जाएगा। 72% का मान हमें कितने दिया गया, 1008 रुपये दिया गया। इसको मान लो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, कितने से काटते हैं, 8 से या 9 से। चलो 8 से काट देते हैं, 8 9 72 हो जाएगा। 8 से 100 काटेंगे तो 8 के 8 2 10 20 8 दूनी 16 4 20 8 से 48 126 आ गया। उसके बाद में फिर इसको जो है 9 से जो है भाग कर देंगे, 9 से भाग करेंगे 14 बार जाएगा, क्योंकि 14 9 126 होता है। तो 1% की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 14 मिल जाएगी। 1% का मान 14 मिल गया। हमसे अंकित मूल्य पूछा गया है, तो यहाँ पर छूट अगर दी गई है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा हमारा, 100% हो जाएगा।
100% हो जाएगा, 100% का मान कितना बन जाएगा हमारा 1400। 1400 इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 1400 हमें दूसरे ऑप्शन में दिया गया है, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो इसके बाद में फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर का। 16 नंबर क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया, कह रहा है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 14 वर्ष में जो है स्वयं का 3.5 गुना हो जाती है। समान साधारण ब्याज दर पर वह धनराशि 28 वर्षों में स्वयं की कितनी गुना हो जाएगी, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो कभी भी अगर जो है साधारण ब्याज हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे होते हैं और कितना भी गुना हो रही है, जैसे 3.5 गुना हो रही है, इसमें आप ध्यान रखना, इसमें जो है एक तो सबसे पहले जो है ये क्या होता है, मूलधन हो जाता है, पी हो जाता है, बाकी इसमें से एक घटाओगे तो 2.5 जो आएगा ये क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, मतलब साधारण ब्याज यही है। तो इसका मतलब ये 14 साल में जो है साधारण ब्याज कितना बन रहा है, 14 साल में साधारण ब्याज जो है 2.5 गुना हो रहा है। 14 साल का जो साधारण ब्याज है वो 2.5 गुना है। हम यहाँ पर क्या कर रहा है कि स्वयं की जो है 28 साल में कितना होगा, 14 साल में अगर 2.5 गुना हो रहा है तो 28 साल में कितना हो जाएगा, 28 साल में इसका फिर से डबल हो जाएगा, मतलब 5 गुना हो जाएगा। 5 गुना तो ब्याज हो जाएगी, बाकी मूलधन तो एक ही रहेगा, मूलधन थोड़ी गुना बढ़ जाएगा। तो 5 के साथ में एक और जोड़ लोगे, 5 गुना तो ब्याज है और एक अगर और जोड़ लोगे तो फिर 6 गुना जो है पैसा हो जाएगा। पैसा कितना होगा, कुल 6 गुना हो जाएगा, मतलब ये अमाउंट की हमसे बात कर रहा है। ठीक है, तो जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, 6 गुना, मतलब तीसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है हमारा आंसर हो जाएगा। जिनको भी जो है इस टाइप के क्वेश्चन सीखने हैं, ठीक है, इनका टाइप पूरा पढ़ना है, तो वो जो है चैनल पर अभी जो है हमने जल्दी में ही सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है, उस वाले टॉपिक को जा करके आप देख लो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वहाँ पर हमने ये जो इस टाइप के क्वेश्चन जो हमें दिख रहे हैं, इस टाइप के हमने कई क्वेश्चन जो है वहाँ पर करवाए हैं। ठीक है, चलो इसके बाद में फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर का। 17 नंबर हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है कि 4t बराबर 5u है तो t प्लस u बटे t का मान क्या है। तो 4t बराबर 5u है तो यहाँ पर आप t बटे u निकाल लो, t बटे u निकालोगे क्या आ जाएगा, 5 इधर रहेगा और 4 इधर आ जाएगा, मतलब 5 बटे 4 आ गया। हमसे पूछेगा t प्लस u, देखो t कितना है 5 है और u कितना है 4, यहाँ पर 5 और 4 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा, और बटे t करना है, t क्या है 5 है, तो 9 बटे 5 आंसर हो जाएगा। 9 बटे 5 हमारा दूसरे ऑप्शन में दिया गया है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद में फिर 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हम धीरे धीरे अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एक बैग को 5688 रुपये में बेचा जाता है तो बैग को 10% की हानि होती है, मतलब 90% में बैग को बेच दे रहा है। कह रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए उसे बैग को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर जो है उसका CP 100% रहा होगा, तो 10% की हानि पर जब बेच रहा है तो कितने में बेचेगा, 90% में बेचेगा। 90% का मान कितना है, 5688 है। यहाँ पर मान लो 9 से काट दो, ये 10% आ जाएगा, 9 से इसको काटेंगे 9 छक 54 आ जाएगा। उसके बाद में फिर यहाँ पर 2 बचेगा 28, 9 त्रिक 27, 1 28, 9 दूनी 18, मतलब 10% का मान यहाँ पर हमारा कितना मिल गया, 632 रुपये मिल गया। 10% का मान 632 से करा, उससे 20% का लाभ चाहिए, तो 20% का लाभ चाहिए तो विक्रय मूल्य हमें बताना है। 100% अगर CP होगा, अगर ये CP इसका 100% होगा तो 20% लाभ पर जो SP होगा, 20% प्रॉफिट के साथ में SP जो होगा कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा, 120% हो जाएगा। तो हमें इसी 120% का मान निकालना है। 100% का मान हमें 10% का मान हमें यहाँ पर दिया ही गया है। 120% का मान निकालने के लिए दोनों तरफ 12 से गुणा कर लो, बस 12 से गुणा कर लोगे तो ये हो जाएगा 120%, और 120% का मान कितना होगा, इधर 12 से गुणा करेंगे, 12 दूना 24, तो इकाई अंक 4, तो ऐसे 2 ऑप्शन में है, और 12 3 36 हो जाएगा। 36 के बाद में 2 जोड़ेंगे तो 48, उसके बाद में फिर 12 छंग 72 और 4 76, मतलब 7684 रुपये। 7684 रुपये हमें किस ऑप्शन में, कहीं गड़बड़ हो गया है क्या, अभी ऑप्शन तो नहीं मिल रहा है। 12 दूना 24 हो जाएगा, और 12 3 36 और 2 38, तो 12 छंग 72 और 3 75 होगा, सॉरी 72 के साथ में 3 जोड़ेंगे 75 आएगा। तो 7584 हमें दूसरे ऑप्शन में दिया गया है, यही इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलो अगला हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद में फिर 19 नंबर का 19 नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया है। एक कक्षा के 19 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है। 42 वर्ष की आयु का एक नया विद्यार्थी कक्षा में शामिल होता है तो इन 20 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी हो जाएगी, ये हमें बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन अभी हमने जल्दी में ही जो है इसी आपके SSC GD में ही जो है हमने करवाया था, आई थिंक कल के लेक्चर में या कल से पहले वाले में। तो यहाँ पर भी कह रहा है 19 बच्चों का जो है औसत 22 है, तो 22 तो इनका औसत है ही। कह रहा है एक जो नया लड़का शामिल हो रहा है वो कितने साल का है, 42 साल का। तो 42 साल को यहाँ पर क्या करो, इसका जो औसत है उसको तो पहले लिख लो,
ये तो इसका औसत है 22 साल। 22 से कितना जाता है, 20 साल ये और जाता है, ये 20 साल और जाता है। तो यही वाला 20 क्या होगा, इस 20 को कितने लोगों में हमें बांटना है, 19 बच्चे पहले थे, एक लड़का और आया, तो कुल कितने हो गए, 20 लोग हो गए। ये जो 20 साल इसकी एक्स्ट्रा आयु हो रही है, इसको 20 लोगों में बांट दो। 20 लोगों में बांटोगे क्या आएगा, 1 आएगा। कहने का मतलब एवरेज तो सीधा से लिख लो, और साथ में क्या, इसकी आयु जितनी ज़्यादा है तो कितनी ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है एवरेज से। इसको जो है जितने लोग हैं उसमें बांट दो, 20 लोग हैं 20 में बांट देंगे, तो 1 आएगा। 22 में 1 जोड़ेंगे, 23 साल आंसर हो जाएगा। 23 साल जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मतलब कि जो 20 बच्चे हैं उनकी औसत आयु कितनी होगी, 23 हो जाएगी, जब एक 42 वर्ष का जो है विद्यार्थी कक्षा में शामिल होगा तब। चलो इसके बाद में फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा है क्या, दिनेश अकेले एक काम को 96 घंटे में कर सकता है। दिनेश और राहुल मिलकर काम को 48 दिन में कर सकते हैं। राहुल और तरुण मिलकर के जो है उसी काम को 16 घंटे में कर सकते हैं। तो तरुण अकेले उस काम को कितना दिन में कर पाएगा, ये हमें बताना है। देखो जो दिनेश है ये काम को 96 घंटे में कर पाता है। दिनेश और राहुल ये 2 लोग मिलकर के काम को 48 दिन में कर पाते हैं, 48 घंटे में कर पाते हैं। और करा राहुल और तरुण ये दोनों मिलकर के काम को 16 घंटे में कर पाते हैं। इन तीनों का एलसीएम निकाल करके टोटल वर्क निकाल लो। 96, 48 और 16 एलसीएम आ जाएगा इनका 96। अब उसके बाद में हम निकालते हैं इनकी क्षमता। तो 96 से 96 को भाग करोगे 1 आएगा, मतलब दिनेश की क्षमता 1 आ गई। 96 को 48 से भाग करोगे 2 आएगा, मतलब दिनेश और राहुल की क्षमता मिल करके 2 हो जाएगी। और 96 को 16 से भाग करोगे तो 6 आएगा, मतलब राहुल और जो तरुण है इन दोनों की क्षमता का योग जो है वो 6 मिलेगा। और दिनेश का मान अगर 1 है और दिनेश और राहुल, देखो यहाँ पर इस वाले को लिखते हैं, इधर ही कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो दिया गया है ये दिनेश प्लस राहुल, इन दोनों का मान अगर 2 है और दिनेश का मान 1 है, तो अगर ये 1 हो जाएगा तो राहुल भी तो 1 आएगा भाई, ये भी तो 1 आएगा। उसके बाद में फिर हमें और क्या दिया गया, हमें दिया गया राहुल और प्लस तरुण, इन दोनों की क्षमता 6 है। यहाँ पर जब राहुल की क्षमता 1 है, यहाँ पर 1 रखोगे, 1 प्लस तरुण बराबर 6 आएगा, मतलब तरुण की क्षमता कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अगर तरुण की क्षमता 5 मिल गई, तरुण को कौन सा काम करना है, पूरा 96 यूनिट का काम करना है, 96/5। इसी को सॉल्व कर दो, 19 पंचे 95 होता है, 19 तो आ जाएगा और 1/5 और बचेगा। 1/5 का मतलब क्या हो जाएगा, 2.2 आ जाएगा, 19.2 घंटे। ठीक है, 19.2 आवर लग जाएंगे इसको। तो 19.2 घंटे में ये क्या करेगा, काम को खत्म कर देगा। दूसरा ऑप्शन इस वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 20 क्वेश्चन था, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी था, क्योंकि 20 क्वेश्चन ही जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टाइम पर पहले 25 होते थे, लेकिन पिछले साल से जो है इसको कम करके 20 क्वेश्चन कर दिया गया है, और 80 क्वेश्चन जो है टोटल एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपके। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। जितने भी लोग क्लास के साथ में अभी तक जुड़े हुए हैं, इसका मतलब आप लोग थोड़ा सा सीरियस जरूर है अपने एग्जाम को लेकर के, अपनी पढ़ाई को लेकर के। तो आप इसी तरीके से जो है लगातार अपनी पढ़ाई करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी, आपको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। और अगर आपको सेशन पसंद आया है तो इसको थोड़ा सा शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों वगैरह में। ठीक है, कहीं ना कहीं जो भी आपके ग्रुप वगैरह हैं, तो या स्टेटस लगाना है, कुछ भी करना है, तो सारी चीज़ें आप जो है ज़रूर कर लीजिएगा। तो बाकी इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, डेली आपको 11 बजे आना, नहीं बोलना है। जिनको भी टॉपिक वाइज पढ़ना है वो क्लास 10 बजे होती है, उसके तुरंत बाद 11 बजे ये SSC GD की क्लास होती है। तो दोनों क्लासेज आपको जो है डेली देखनी है, किसी को भी जो है क्लास मिस नहीं करनी है। अगर आपको अपनी मैथ अच्छी बनानी है तो साथ में रहोगे तो वादा है कि आपको जो है हम एक मतलब मैथ का डर जो है आप लोगों के जो अंदर है वो तो ख़त्म कर देंगे। और एक बात और, अगर किसी भी सब्जेक्ट से आपको डर लगता है, जैसे मैथ से ही अगर आपको डर लगता है, जिन भी बच्चों को मैथ से डर लगता है, तो इसको आप जो है मतलब इसके साथ में जितना ज़्यादा जो है जुड़े रहोगे, जितना ज़्यादा एंगेज रहोगे, उतना ही इसका जो है डर खत्म हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल के रूप में घर में छोटे बच्चे देखे होंगे, जो छोटे बच्चे होते हैं वो अगर किसी ऐसे पर्सन से मिलते हैं जिनसे वो जल्दी नहीं मिले होते हैं, मतलब कहीं 1 महीने में 1 बार मिलते हैं, तो उनके साथ में जाने से वो डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो जल्दी से उनको देखते नहीं है, उनके साथ में रहते ही नहीं है। तो वैसे अगर आप मैथ से जो है पता लगे महीने में आप 1 बार बुक उठाओगे तो डर तो लगेगा ही भाई। ठीक है, डराएगा आपको, मैथ जो है डराएगा। लेकिन अगर आप डेली उसके साथ में एंगेज रहोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, डर अपने आप खत्म हो जाएगा। तो चलो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।